चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। विपक्षी दल कोर्ट के फैसले पर सरकार को घेर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट नो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों के नाम उजागर करने का निर्देश एसबीआई को दिया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने साल 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। इस व्यवस्था के तहत डोनर को टैक्स से भी छूट मिलती थी, साथ ही उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाती थी। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश देते हुए कहा कि एसबीआई को 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड खरीदारों का नाम चुनाव आयोग को देने होंगे। कोर्ट ने इसके साथ चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड खरीदारों के नाम 13 मार्च तक वेबसाइट पर साझा करने के आदेश दिए। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए बड़ा झटका है। चुनावी मौसम में विपक्षी दल इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेर सकते हैं, जिसका चुनाव में सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंच सकता है। चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति का किस तरह से जवाब देती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ प्रवीण भटनागर जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर रुपेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। प्रदीप भटनागर जी, आपकी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ इसलिए लेकर आई थी कि इससे चुनाव में और फंडिंग में दोनों में पारदर्शिता आएगी,
लेकिन ये कैसे आएगी ये अभी तक समझ नहीं आया, शायद कोर्ट को भी समझ में नहीं आया होगा। सर अगर कोर्ट की अगर बात करते हैं जैसे आप, तो मैं इसमें बता दूं कोर्ट की कोई अध्यादेश जारी करा जी, और उन चीजों को देखो कोर्ट ने समझी ना उन चीजों को, और कोर्ट ने उसको आदेश करा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर उसमें पारदर्शिता कैसे आएगी, या आपका जो मत था या आप जैसा मान रहे थे कि इससे पारदर्शिता आएगी, तो वो कैसे, मैं वो समझना चाहता हूं। आपको दान किस पार्टी ने, किस पार्टी को दिया, किसने दिया, और पार्टियों पे जो फंडिंग आ रही है, चाहे भाजपा भी क्यों ना आ रही है, पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो करा बहुत अच्छा करा। तो आपकी सरकार जो बजट सत्र के समय लेकर आई थी 2017 में, जब अरुण जेटली जी थे, तो वो गलत था? ठीक साहब, मुझे पिछला क्या हुआ था ना तो मैंने पढ़ा, ना मुझे वो ज्ञान में अगर आके बैठ के बोल दूं आपके आगे, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा और सरकार को भ्रमित करना होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको समय देता हूं, मैं बाकी लोगों से बातचीत कर लूंगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए कि कैसे ये आया था चुनावी बॉन्ड और कैसे क्या हुआ था, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर हम एक अच्छी और सार्थक चर्चा कर पाएंगे। ठीक है भटनागर जी, आप पढ़ लीजिएगा इतने। प्रमोद शर्मा जी, सरकार का यह दावा था कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, इससे पारदर्शिता आएगी, इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी, इससे फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, पर कैसे आएगी, बात कर रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? शायद कोर्ट भी इस बात को समझ नहीं पाया था। राणा जी, मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कई दशकों में इस तरह के सर पैर के कानून कभी कभी आते हैं, और उसी के साथ साथ में आज के सुप्रीम कोर्ट के इस इतना संतुलित जो आज का निर्णय आया है, ये दोनों ही दशकों में कभी कभी देखने को मिलता है। जब ये कानून बना था तब भी किसी को समझ नहीं आया था। ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि इस देश के 100-125 करोड़ नागरिक इस बात को या तो समझ रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से माहौल बना दिया गया, जिसको कहा जाता है उन्माद और रिटॉरिक फैलाया गया कि लोगों को तार्किक बात करने से ही मना कर दिया गया या बंद कर दिया गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जब बहुत काली रात होती है तो एक बहुत ही उसके अंदर बीच में सवेरा जो निकलता है वो एक बहुत ही चमकीला होता है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है और इतना संतुलित दिया है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ ये भारतवर्ष में ही नहीं, कई दुनिया के कई न्यायालयों में इसका जिक्र होगा। और जो ये बात बोली है, बस सवाल ये उठता है, जैसा कि अम्बेडकर साहब ने बोला था, बाबा साहब ने, कि आप कितना भी अच्छा वर्डिक्ट दें, यदि उसको मानने वाले जिम्मेवार नहीं होंगे तो हो सकता है कि वो उस निर्णय का बहुत सार्थक औचित्य ना निकल पाए। और ये बात तब भी लोगों ने उठाया था 2017 में कि आप कर क्या रहे हैं जी। आप ये कहना कि एक नागरिक जानना यदि चाहता है कि भाई किस दल को कितना पैसा और कहां से मिला, इसको छुपा के तो आप ये सरकार सरासर मैं कहूंगा एक तरफा निर्णय लिया कि हम नहीं बताएंगे साहब, काला धन आएगा हमारे पास, हम उसको लोगों को उल्टे सीधे हम उसके बेनिफिट देंगे जो दे रहा है, और कोई कुछ नहीं करने वाला था। मैं इस बात को जो चीफ जस्टिस साहब का है, जो आज निर्णय आया है, ये बहुत ही शानदार निर्णय है, और ये देश को एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए और काले धन को कम करने में एक सार्थक पहल करेगा। ठीक है डॉक्टर रुपेश, कैसे इस पूरे मैटर को समझा जाए, और जो आज कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से इसको लाया गया था, इससे ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलना था और तमाम संकट इससे पनप सकते थे, इसकी आड़ में पनप सकते थे, और ये आरटीआई का भी उल्लंघन करता है, यानी कि सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। तो कैसे, एक बार जरा वो समझा दीजिए। मुख्य बात इसमें यह है कि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन की,
और हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में इसको लाया गया कि भाई जो चुनावी चंदा है पता चलना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कौन लोग चंदा देते हैं। तो बजाय ये बात करने के कि पता चलता कि कौन लोग किसको चंदा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर पारदर्शी तरीके से लाया गया। कंपनी एक्ट में संशोधन किया, आईटी एक्ट में संशोधन किया, आरटीआई का भी उल्लंघन किया, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी इन्होंने संशोधन किया। और कुल मिलाकर इसको जब चैलेंज किया गया तो लग रहा था कि इसमें स्ट्रक डाउन ये होगा। लेकिन पीछे जब कई बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह के हमले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने किए हैं, तो ऐसे बैकग्राउंड में, ऐसे माहौल में यह निर्णय एक बड़ी उम्मीद की किरण है। और ये जो चुनावी चंदे पिछले बार आए हैं, जब से एक्ट आया है तब से आप देखोगे तो 90% चंदा सारा का सारा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आया, 90% चंदा बीजेपी पार्टी को ही मिला। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी किससे चंदा ले रही है। और जिससे पार्टी चंदा लेती है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि पार्टी जिससे चंदा लेती है, पार्टी उसी के लिए काम भी करती है, उसी के लिए पॉलिसी भी बनाती है। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर हर जिले में इसी धन का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं और अपना पूरा पार्टी स्ट्रक्चर इस पैसे से खड़ा किया है। तो पूरा इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और संविधान का उल्लंघन करते हुआ है। और ये बड़ी मतलब अंधेरी रात में कहते हैं कि नया सवेरा जैसा है और एक बहुत बढ़िया निर्णय आया है। और ये ऐसे भी जो है संविधान का उल्लंघन करते हुए, आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करते हुए इसको लाया गया था और सही मौके पर सही निर्णय है। ठीक है प्रदीप जी, उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे मैटर को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। प्रदीप जी, एक तरफ आपकी सरकार, आपकी पार्टी ये दावा करती है कि हम काले धन पर रोक लगाएंगे, हम जनता के हित में काम करेंगे। फिर 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि इस प्रस्ताव को आपको लाना पड़ा, चुनावी बॉन्ड के तौर पर लाना पड़ा, और जो सीधे सीधे नजर आता है कि इससे ब्लैक मनी को वाइट किया जाएगा। देखिए, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी की बात तो ये कि जनता के पैसे या कोई अपनी शुभेच्छा से पार्टी में देना चाहता है। भाजपा में जैसे हम ही पार्टी को डोनेट करते हैं चेक के माध्यम से या नगद के माध्यम से, हम लोग भी कार्यकर्ता बहुत सारे, क्योंकि हमारे अभियान चलता है और अभियान में हम जो है कार्यकर्ताओं से डोनेशन लेते हैं पार्टी के काम के लिए, पार्टी के लिए। अब उन चीजों में आप जो कह रहे हैं, देखिए सर, जो हम जनता, हम कार्यकर्ता जो इतनी बड़ी पार्टी है दे रही है, और उसमें किसान निकाला। प्रदीप जी, अगर आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता डोनेट कर रहे हैं तो उसके नाम को छिपाने की जरूरत क्या है? ओपनली दिया जा सकता है। लोगों ने कोरोना में सरकार को डोनेट किया है, ओपनली किया है। देखिए, पैसे की मसला ये है कि जो जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो डोनेशन आती है और वो एकत्रित होकर जाती है, तो वो इतना लंबा आपका मैच कहीं नहीं बना सकते, क्योंकि 5 रुपए से लेके और 5000 तक लोग देते हैं, उससे ऊपर भी देते हैं। और इसमें चेक भी आते हैं जो बैंक में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नगद के अलावा चेक भी आते हैं। हाँ, मैं भी चुनावी बॉन्ड की ही बात कर रहा हूँ, जो 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक दान करने के लिए दिया जा सकता है किसी भी पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे किसी दल हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पार्टी को बोले हैं। आप देखिए ना, अभी अरविंद जी ने एक बार गुजरात में चाय पे रखा था कार्यक्रम, और उसमें एक कप चाय के 20,000 रुपए रखे थे। वो चीज देखने वाली है चीजें। और महाराज, एक तो पार्टी की पॉलिसी है कि वो क्या कर रही है, और दूसरी तरफ है कि सरकार इस तरह के प्रस्ताव को पेश कर रही है। दोनों में फर्क होता है ना। यह आपने पार्टी स्तर पर नहीं किया था, यह आपने सरकार के स्तर पर किया था, इसलिए सवाल है। यह बजट सत्र के समय पर लाया गया प्रस्ताव था। मैं यही पूरा करता हूँ। देखिए, जो डोनेशन आ रही है या कितनी डोनेशन बैंक में आ रही है, उसका भी लेखा जोखा आपके गूगल पे मौजूद है, छुपावा नहीं है वो भी। अरे कैसी बात कर रहे हैं प्रदीप जी? बात ये नहीं है कि कितना धन आपको आया, सवाल यह है कि किसने दिया उसका नहीं पता लग रहा है, किस कंपनी ने दिया ये पता नहीं लग रहा है। सवाल उस पर है। ये पता तो देखिए, जो एसबीआई बैंक 6 मार्च को बताएगा ना किसकी पार्टी ने कितने पैसे। हाँ, तो 6 तारीख को 6 मार्च को बताएगा, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उससे पहले बताता? बिल्कुल उससे पहले बताता? आप बताइए ना मुझे, इस फैसले के आने से पहले बताता क्या? उससे पहले कौन बताता और कौन पूछता? तो वही तो सवाल उठा रहा हूं मैं भी, और क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया है, तो आज हमारे मीडिया चैनल सभी
क्या हम पार्टी के प्रवक्ता को बैठा रहे पूछने, हमें कोई आपत्ति थोड़ा ना है इसमें, सबका अधिकार है पूछने का। चाहे समाजवादी पार्टी है कोई भी, सबसे पूछा जाएगा और सबको बताना चाहिए, चाहे मुझे भी क्यों ना हो, मुझे बताना चाहिए बैठ के। तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, आप बता कहां रहे हैं? तो मैं और आपको बताइए कैसे बताऊं? मुझे बस इतना बता दीजिए कि कैसे आपकी सरकार के तौर पर बीजेपी को कैसे सपना आया था कि इससे ब्लैक मनी पर वार होगा, इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा, कैसे? मैं वो वाला रोड मैप जानना चाहता हूं बस। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए सवाल पूरा थोड़ा सा जी, एक बार दोबारा रिपीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने 2017 में बजट सत्र के समय जब इसको पेश किया था तो उनका यह कहना था कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा कोई भी दान दिया जाता है तो उससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, उससे पारदर्शिता आएगी। तो वो कैसे आती है, उसका रोड मैप बता दीजिए एक बार मुझे। देखिए साहब, ऐसा है, रोड मैप की तो बात यह है, मैं अर्थशास्त्र का इतना ज्ञाता नहीं हूँ पहली चीज, और रही चीज उसकी है कि अगर बॉन्ड आ रहे हैं तो भारत सरकार के भारतीय स्टेट बैंक में आ रहे हैं और उस बैंक के माध्यम से उस पार्टी को मिल रहे हैं। अब किस पार्टी ने किस तरह के बना रखे हैं तो वही बता सकते हैं, मगर भाजपा का जो आता है वो SBI बैंक के अंदर आता है। महाराज, सबका SBI के द्वारा आता है, सिर्फ SBI को ही इस बात की अनुमति थी कि वो चुनावी बॉन्ड बेच सके। कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज? थोड़ा सा पढ़ के बैठ लिया करें ताकि अच्छी बातें कर सके। आपने शायद मुद्दे की जानकारी पूरी रखी नहीं है और आप कुछ भी कहानियां सुनाने में लगे हैं। जितना देखिए, मुद्दे की बात तो ये है, जो विषय आपने पूछा उसको मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ। जो सवाल मैंने आपसे पूछा आप उसका एक बार भी जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं मुझे। अगर काले धन की बात होती तो बैंक में जो आता नगद नहीं आता। काले धन की अगर बात, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, आपको मुद्दा ही नहीं पता कि मैंने सवाल क्या पूछा है, किस मुद्दे से संबंधित पूछा है। तो आप इसे अगर SBI बैंक में आते से काले धन में ना, आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, फिर बाद में पढ़ लेना जाकर जी। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, किसी भी पार्टी को दे सकता है। खरीदने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा। अगर कोई कंपनी देती है तो कंपनी की कोई लिमिट नहीं है और ना ही कंपनी का नाम बताया जाएगा। ना कंपनी के जो भी पूरा ऑडिट होता है उस सीट में ना ही किसी भी तरह से पार्टी का नाम का जिक्र किया जाएगा। यह था। अब कोई कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है, कैसे दे रही है, कौन आदमी दे रहा है, इसकी जानकारी ही नहीं होगी तो क्या यह काला धन नहीं होगा? किस आदमी को पकड़ेंगे जाकर आप कि किसने कितना पैसा किस कंपनी को दे दिया या किस पार्टी को दे दिया गया? ठीक है रुपेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, एक बार जरा वो भी कह दीजिएगा और थोड़ा सा समझा भी देना भटनागर जी को। चुनावी चंदे में पारदर्शिता आनी चाहिए, बजाय पारदर्शिता आने के उसको जो नाम छिपाने की जो बात थी इसमें कि जो चंदा देगा उसको नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है और वो नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये उल्टा हो गया। काम तो ये होना था कि पता चलना चाहिए कि चुनावी चंदा किस तरीके से आ रहा पार्टियों के पास में, और कर ये दिया कि चुनावी चंदा कैसे आ रहा उसका पता ही नहीं चला। और इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने काफी इसमें शोर मचाया, काफी कुछ कहा, तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। और ये पहले से ही प्रेडिक्टेड था कि ये मामला टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये संविधान का भी उल्लंघन करता, RTI एक्ट का भी उल्लंघन करता और संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनका भी उल्लंघन करता। तो जो भटनागर जी कह रहे हैं तो वो उनकी समझ का भी सवाल है कि उनको इस मामले में प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ चुका और बुनियादी बात उसमें यही है कि ला तो रहे हैं आप पारदर्शिता के नाम पर और आप कर रहे हैं उसमें गैर पारदर्शिता, तो ये तो साफ था कि ये एकदम गलत है। और बहुत सारी कंपनियां जो बहुत मोटा पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटा पैसा देते हैं, वो सब चंदा किसके पास जा रहा जाहिर था, सबको पता था। और चूंकि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड, एक पार्टी जिसके पास बहुत थोड़े पैसे आ रहे हैं, एक पार्टी जिसके पास बेहिसाब पैसा आ रहा, वो जब चुनावी रण में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, तो उनमें ऐसे ही असमानता हो जाएगी। तो इस तरीके से तो लोकतंत्र में जो कमजोर पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास पैसा कम है, तो वो तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी। तो होना तो ये चाहिए कि चुनावी चंदे के बारे में सबको पता होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भले ही देर से आया है, ये आना और पहले चाहिए था, क्योंकि इस दौरान भाजपा ने काफी धन इसमें इकट्ठा किया। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि इसमें
रिकवरी भी होनी चाहिए। जो इस बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया है वो न केवल उजागर हो, बल्कि जिस तरह की असमानता उसमें क्रिएट हुई है उसमें रिकवरी भी होनी चाहिए। तो ये अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं रुपेश जी, क्या इसको लेकर सरकार के मन में खोट था? शुरू से ही जाहिर है। अब आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे एक चीज को जो आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करती है, 19 का भी उल्लंघन करती है, और जो इस बात को मतलब कि इसी बात को आप कह तो ये रहे हो कि हम जो पारदर्शिता लाएंगे चुनावी चंदे में, और पारदर्शिता आने के बजाय वो और ज्यादा गैर पारदर्शी होगी। ऐसा नहीं था, पहले भी गैर पारदर्शी थी, लेकिन मसला ये था कि इसको पारदर्शी बनाया जाए, इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और बजाय इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के तो जो काम पहले गैर कानूनी आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। जी 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 रुपेश जी। जी जनाब। तो उसको जो गैर कानूनी काम होता था तो पहले एक्टिविस्ट जो कहते थे, सिविल सोसाइटी के लोग कहते थे, या लॉयर्स के फोरम जो कहते थे, या पार्टियां जो कहती थी, वो यही कहती थी कि भाई चुनावी चंदे के बारे में पारदर्शिता आनी चाहिए। चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं है, पहले से ही बहुत पुराना मसला। और इसमें बीजेपी ने कहा कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने बजाय उसको पारदर्शी बनाने के स्थिति को और खराब कर दिया, और किसी भी कंपनी को, व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता ही खत्म हो गई कानूनी तौर पर कि उसने चंदा किसको दिया है और कितना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, अब ऐसे समय पर यह फैसला आया जब लोकसभा चुनाव बड़े नजदीक है। अब ऐसे में अगर 6 मार्च तक पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास होता है और उसके बाद वो उसको अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि जनता देख सके किस पार्टी को कहां से कैसे और कितना पैसा मिला है, तो क्या 2024 के लिए भी एक मुद्दा हो सकता है? क्योंकि 90% जो पैसा है इस बॉन्ड के द्वारा वो बीजेपी के पास गया, तो कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया वो तो नागरिकों के विवेक पे निर्भर करेगा, लेकिन जो आप बहुत बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं वो 2017 में जब ये कानून बन रहा था तभी नीयत में खोट आ गई थी बीजेपी की, जिस तरीके से उन्होंने इस पर बहस नहीं होने दी। जो दल आरएसएस तर्क में और बहस में विश्वास ही नहीं करता है वो एक धक्कमबाजी में विश्वास करता है। ये बड़े ही दुख की बात है कि जिस संविधान को आज सन 50 के दौर में दिया गया वो उसको ये मानते ही नहीं है। भाजपा मानती ही नहीं है कि ये संविधान से इनको पता नहीं क्या बैर है। संविधान यही कहता है कि आप जब कोई बिल लाते हैं लोकसभा में तो उसके ऊपर चर्चा करिए, समय दीजिए, और चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा अपनी बात रखे कि क्यों लाना चाहती है, लेकिन आप समय दीजिए, विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी समय दीजिए, दूसरी पार्टियों को भी दीजिए, कम्युनिस्ट को भी दीजिए कि वो प्रश्न कर सके। कितना बड़ा ये मतलब दुर्भाग्य है, मैं तो कहूंगा ये दुर्भाग्य है। इस 10 साल में इस सरकार ने जो कि कानून बनाती है तो ये सोचती है हम धक्कमबाजी में इसको पास करा दें और फिर कहेंगे ये तो कानून बन गया। अरे कानून क्या बन गया, कानून रद्द हो। जी भाजपा की सारी बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, एक और सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं इसी से जुड़ा हुआ कि क्या इससे अगर विदेशी कंपनियों से भी एक बड़ा फंड इस बॉन्ड के द्वारा आता है तो राजनीति भी प्रभावित होगी और देश के हित भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियां अपनी मनमानी सरकार से फिर करा सकती हैं। राणा जी आपने बहुत बुनियादी बात उठाई है। इस हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से भी ज्यादा खर्चा हो रहा है। सिर्फ देखिए, पैसा, धर्म और भय अगर इसका मिक्सचर बन गया तो फिर कोई भी तर्क, कोई भी संविधान काम नहीं करेगा। और इस सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने सरासर, मैं तो मोदी जी को बोलूंगा, मोदी जी को किसने सिखाया, कौन सिखा रहा है, उनके खुद के दल के जो लोग हैं वो भी नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। ये सरासर गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत नीयत उनकी। पहले तो नोटबंदी लाई, इनका उद्देश्य कुछ और था, उसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया और उसको भी आपने धक्कमबाजी में पास करा दिया, और जब लोग डालते थे आरटीआई तो आरटीआई बंद करा दिया। अरे भाई सुप्रीम, ये भारत के संविधान में अब आ चुका है सूचना का अधिकार। आपने किसी को बताना उचित ही नहीं समझा। ज्यादा बताएं तो, ज्यादा पूछे तो फिर धमकियां मिलती हैं। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। एक बार मैंने आरएसएस का कुछ डाला, इसके बारे में बताया जाए, मेरे पास रात को धमकी आने लगी। खैर वो अलग बात है। हम आज बात करते हैं ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये निश्चित ही, लेकिन इसको भी कोशिश करें कि ये ऐसी सरकार है, ऐसी
क्या बोला है, बातों को उलझाएंगे या अभी भी उलझाएंगे, मार्च में ये आपको नहीं बताएंगे कि पैसा कहाँ से मिला है, कतई नहीं बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन 2017 में जब वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उस समय पर बजट सत्र के समय पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था और इस बॉन्ड को लाने का उद्देश्य बजट सत्र में यह बताया गया था कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, इससे मतदान और पार्टी को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। लेकिन कैसे, यह ना तो तब किसी को समझ में आया था और ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया था, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को यह कहने लगा कि इस बॉन्ड के द्वारा अगर ब्लैक मनी को पर रोक लगाने की बात आप कहते हैं तो यह तर्क नहीं कुतर्क है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि यह चुनावी बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ असंवैधानिक है। अब देखना यह होगा कि जब 6 तारीख को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास होगा और उसकी वेबसाइट पर आएगा तो क्या कुछ खुलासे होते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।